दोस्तों, आज तक आपने सल्तनत उस्मानिया और मंगोल सल्तनत के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आपने कभी न कभी अपने दिमाग में ये सोचा जरूर होगा कि सल्तनत उस्मानिया और मंगोल सल्तनत में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर था। जी हाँ दोस्तों, आधे से ज़्यादा लोगों का यही सवाल दिमाग में उलझन पैदा कर देता है कि आखिर दोनों सल्तनतों में से कौन ज़्यादा ताकतवर था, सल्तनत उस्मानिया या फिर मंगोल सल्तनत। तो दोस्तों, इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी कि जब एक शरीफ आदमी बिगड़ता है, अपनी शराफत छोड़ता है, तो वो शरीफ आदमी अकेले ही 100 जलीलों पर भारी पड़ जाता है। असल में दोस्तों, ये बात सल्तनत उस्मानिया के साथ बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बैठती है। मंगोलों ने मुसलमानों और तुर्क मुसलमानों पर इतना ज्यादा जुल्म किया था दोस्तों कि वहाँ के छोटे छोटे कबीलों ने, तुर्क कबाइलों ने मिलकर एक बहुत बड़ी सल्तनत का रूप इख्तियार कर लिया था, यानी एक बहुत बड़ी सल्तनत की नींव रख डाली। और किसने रखी? मुसलमान तुर्कों की एक छोटे छोटे कबीलों की गिरोह ने। दोस्तों, अगर दरअसल मैं ये कहूँ कि सल्तनत उस्मानिया बनाने में मंगोलों का बहुत बड़ा हाथ था, तो शायद इसमें दोस्तों कुछ भी गलत नहीं होगा। और इसकी बड़ी वजह थी दोस्तों चंगेज खान की वो सेना जिसने इंसानियत को और इंसानियत की हदों को पार कर दिया था और इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। और इसी जालिम फौज ने करोड़ों बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल भी कर दिया था। इतने मुसलमानों को कत्ल किया गया था कि जिनका शायद हम अनुमान भी ना लगा सकें। लेकिन दोस्तों, आपने वो सुना ही होगा कि खुदा के घर देर होती है, अंधेर नहीं। लेकिन जब दोस्तों मंगोलों की क्रूरता, उनकी जालिम पने का ये सिलसिला जब बहुत ज्यादा बढ़ता ही गया, चंगेज खान की नस्लों ने अपने दादा चंगेज खान को भी जुल्म सितम में पीछे छोड़ दिया था। तो दोस्तों, फिर तुर्क का एक कबीला जिसे हम काई कबीले के नाम से जानते हैं, और जितने भी लोगों ने दोस्तों आप में से ड्रिलिस अर्तुगरुल सीरीज देखी होगी, वो काई कबीले का नाम सुनकर सीधे अर्तुगरुल गाजी साहब की छवि को अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर लेते हैं। दोस्तों, यही काई कबीले ने मंगोलों के जुल्म के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई और सबसे पहले इनके जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ। और उसके बाद दोस्तों यही काई कबीला आने वाले वक्त में देखते ही देखते इतिहास की वो सल्तनत बन गया कि जिसने फिर लगभग आधी दुनिया पर 600 सालों तक राज किया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों तारीख बताती है कि उस दौर में दो बड़ी तब्दीलियां, दो बड़े बदलाव एक साथ हो रहे थे। जहां एक तरफ उस्मान गाजी साहब की सरपरस्ती में सल्तनत उस्मानिया की नींव डल चुकी थी और सल्तनत उस्मानिया दिन ब दिन मजबूत हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मंगोल साम्राज्य अपने जवालिया पतन की ओर बढ़ रहा था, यानी उसका खात्मा करीब तर आते जा रहा था। आज की इस वीडियो में हमने सल्तनत उस्मानिया और मंगोल सल्तनत की ताकत को कंपेयर किया है, उनकी सहनशीलता और उनकी फौजों की संख्या कितनी थी इसको भी कंपेयर किया है। तो ये जानने के लिए कि इन सल्तनतों में से, यानी दोनों सल्तनतों में से 12वीं सदी के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर कौन रहा, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उस्मानिया सल्तनत के बारे में। दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि जहां उस दौर में एक तरफ सल्तनत उस्मानिया को पूरी मुसलमान कौम का रहनुमा और पूरी कौम की सरपरस्ती करने वाली सल्तनत माना जाता था, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उस सदी में, उस दौर में मंगोल सल्तनत को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान की मंगोल सेना पूरी दुनिया में लूटमार करती हुई आगे बढ़ रही थी। जब चंगेज खान की ये जालिम सेना तुर्क इलाके के ख्वारज़म में पहुंची, तो यहाँ पर एक कबीला हुआ करता था जिसका नाम था काई कबीला। मंगोलों के तुर्कों और मुसलमानों पर हो रहे इस खतरनाक जुल्म के खिलाफ एक नौजवान उठ खड़ा होता है और फिर वो नौजवान टुकड़ों में बिखरे हुए कबीलों को एक करता है, इत्तेहाद करता है और फिर कई बार उन क्रूर जालिम मंगोलों से मुकाबला भी करता है। इस महान शख्स का नाम था अर्तुगरुल गाजी साहब, जो कि काई कबीले के सरदार भी थे। बाद में इन्हीं अर्तुगरुल गाजी साहब के बेटे यानी उस्मान गाजी साहब ने उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी थी। आपको बताते चले दोस्तों कि उस्मान गाजी साहब ने ओटोमान एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया की नींव 1299 में रखी थी और लगातार 25 सालों तक इस सल्तनत की कमान भी संभाली। कहा जाता है कि उस्मानिया सल्तनत के वजूद में आ जाने के बाद फिर कभी मंगोलों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुसलमानों पर उतना जुल्म कर सके जितना उनका दादा चंगेज खान किया करता था। इतिहासकार बताते हैं कि उस्मानिया सल्तनत के वजूद में आने के बाद मंगोलों का खौफ इतनी तेजी के साथ कम हुआ कि चंगेज खान की वो सल्तनत, मंगोलिया सल्तनत,
जिसे विश्व की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत माना जाता था, उसका खात्मा मात्र 100 सालों के अंदर हो गया। जहां एक तरफ यूरोप और मिडिल ईस्ट में सल्तनत उस्मानिया अपने पैर पसार रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के उस दौर के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को शिकस्त पे शिकस्त दे रहे थे। दोस्तों, बात अगर सल्तनत उस्मानिया की सैनिक क्षमताओं की कहें तो ये हर दौर में हर सुल्तान के टाइम पीरियड में अलग अलग रही थी। फिर भी एक आंकड़े के मुताबिक जब 16वीं से 17वीं सदी के मध्य में ये सल्तनत अपनी उरूजियत पर थी, तो इसके सैनिकों की संख्या लगभग 7 लाख से 10 लाख के बीच बताई जाती है। उस वक्त इस सल्तनत की सीमाएं लगभग 52 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी और इसकी हुकूमत यूरोप से लेकर अफ्रीका और अफ्रीका से लेकर एशिया तक हुआ करती थी। हथियारों की फील्ड की अगर बात करें तो सल्तनत उस्मानिया उस दौर की सबसे ज्यादा आधुनिक सल्तनत हुआ करती थी। इनके द्वारा बनाई गई तोपें तलवारें उस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर थी। आपको जानकर दोस्तों शायद हैरानी होगी कि मुगल सल्तनत के नींव रखने वाले संस्थापक यानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भी अपनी पानीपत की पहली जंग में जिन तोपों का इस्तेमाल किया था, वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को सल्तनत उस्मानिया ने ही दी थी। इस सल्तनत ने 1299 से सन 1922 तक लगभग 600 सालों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया। बहरहाल दोस्तों, दूसरी तरफ अगर बात हम मंगोलों की करें या मंगोल सल्तनत की करें तो इनके बारे में एक बात बहुत ज्यादा मशहूर थी। इनके बारे में कहा जाता था कि जितनी तेजी के साथ चंगेज खान ने सल्तनत को दुनिया में फैलाया था, उतनी ही तेजी से इसके वंशजों ने इसे खत्म भी कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों हम आपको बताते चलें कि चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की नींव सन 1206 में रखी थी और 1227 के आते आते उसने लगभग दुनिया के 22% हिस्से पर कब्जा कर लिया था, यानी उसे जीत लिया था। बात अगर मंगोल साम्राज्य की सीमा की करें तो उसकी हुकूमत 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर आया करती थी, जो कि उस्मानिया सल्तनत से कई गुना ज्यादा भी थी। एक अनुमान के मुताबिक उसने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 4 करोड़ लोगों को खत्म किया था। लेकिन दोस्तों, 13वीं सदी के आखिर में उस्मानिया सल्तनत के अस्तित्व में आने के बाद, उस्मानिया सल्तनत की नींव रखाने के बाद, वजूद में आने के बाद और चंगेज खान की मौत के बाद इस सल्तनत की ताकत यानी मंगोल सल्तनत की ताकत बहुत तेजी से खत्म होने लगी। इतिहासकारों की माने तो बाद में इस चंगेज खान नामी की इस मंगोल सेना ने और इसके वंशजों ने बड़ी तादाद में इस्लाम भी कबूल कर लिया था और इसकी बड़ी वजह उस दौर के तुर्क लोगों और उस्मानिया सल्तनत को भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये था कंपैरिजन सल्तनत उस्मानिया और मंगोल सल्तनत का। आप किसको ज़्यादा ताकतवर मानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे।